हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हम यूरोपियों के आगमन का ये क्रम पढ़ रहे थे। तो उस क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी कंपनी का आगमन, भारत में अंग्रेजी कंपनी का आगमन। इससे पहले हम पुर्तगालियों को पढ़ चुके हैं, कैसे पुर्तगाली आए, फिर डचों को पढ़ चुके हैं, और आज हम अंग्रेजी कंपनी का पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी यूरोपीय आए वो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनमें अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कैसे कैसे ये आए आए तो थे ये व्यापार के उद्देश्य से। फिर यहाँ की जो परिस्थितियाँ किस तरह से इनके पक्ष में रही, और इनके लिए इन्होंने अपनी उस परिस्थितियों का लाभ उठाकर सीखते हुए अपनी गलतियों से भी सीखा। शुरुआत में कुछ गलतियाँ भी की, वो सब हम देखेंगे, लेकिन वो उससे सीखते हुए कैसे मतलब पूरे भारत को इतने 200 वर्षों तक अपना गुलाम बना लिया, अपने अधीन रखा। तो ये सारा हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम फ्रांसीसी कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। और जब हम सारे यूरोपीय कंपनी पढ़ लेंगे, उसके बाद एक छोटा सा रह जाएगा हमारा डेरिस। उसके बाद फिर हम उनके बीच जो युद्ध सब हुए, या जो क्षेत्रीय राजा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन। इसमें सबसे पहले देखिए कि जो अंग्रेज जब आए थे तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी और उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे एक अंग्रेजी नाविक जो आया था, और ये जितने भी आपको लिखे हुए हैं PDF मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगी, आप वहाँ से उसके PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। तब देखिए इसकी स्थापना कैसे हुई थी, और भारत में क्या स्थिति थी, यूरोप में क्या स्थिति, हम दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले एक अंग्रेजी जो नाविक आया था, उनका नाम था जॉन मिजन हॉल, भारत आया था। और देखिए यूरोप में ये पूरा, जब से पुर्तगाल ने हिंद महासागर वाले रास्ते की खोज की थी, तो पूरे यूरोप में था कि सब चाहते थे कि भारत के साथ, एशिया के साथ व्यापार, और ख़ासकर भारत के साथ व्यापार सारे देश करना चाहते थे। जो सक्षम थे सारे चाहते थे, उसी क्रम में सब आ रहे थे। तो अभी जब देखिए 1600 में क्या होता है, वो जो अंग्रेज नाविक आते हैं, उसके बाद 1600 में यूरोप में क्या होता है, ब्रिटेन में देखिए महारानी, उस समय वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और उन्होंने एक कंपनी की, उनके आज्ञा पत्र से, उनके जो है आदेश से एक कंपनी का गठन किया गया, जिसे क्या कहते हैं, ये भी पूछ दिया जाता है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ऐसे हम इसे ईस्ट इंडीज़ कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज़ कंपनी के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी इसका ये नाम नहीं पड़ा था। ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा था 1833 के जो चार्टर एक्ट में, लेकिन उसके पहले ये इसका इतना लंबा नाम था। और ये जब कंपनी आई थी तो शुरू में ये 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इन्हें एकाधिकार दिया गया था। मतलब कि एकाधिकार का मतलब है कि पूर्वी देशों के साथ बस यही कंपनी और इस कंपनी के जो लोग हैं वही व्यापार कर सकते हैं, दूसरे नहीं। और ये 24 निवेशकों द्वारा के समूह द्वारा स्थापित किया गया था। फिर बाद में आगे इन्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एक पूरा अधिकार जो है वो प्रदान कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस समय 1600, आप 1600 में देखिए, आपने वहाँ ब्रिटेन का देख लिया कि वहाँ की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम, ये भी प्रश्न आ जाता है। और भारत की क्या स्थिति थी, हम ये देखेंगे भारत की क्या स्थिति थी। तो भारत में आप देखेंगे कि यहाँ पे मुगलों का सत्ता था। किसकी, जो केंद्रीय शक्ति थी, मुगल थे, केंद्रीय शक्ति मुगल थे। और उस समय दिल्ली में मुगल शासन में कौन थे, अकबर थे। मध्यकालीन भारत में भी आप पढ़ते होंगे, सत्ता थी मुगलों के हाथ में। लेकिन अगर हम व्यापार पर स्थिति नज़र डालें कि जो भारत में जो व्यापार की क्या स्थिति थी, तो इस पे पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली और डच भी आ गए थे, इनमें पुर्तगालियों और डचों का पूरा कब्जा था। पुर्तगाली और डच जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था हिंद महासागर के पूरे क्षेत्र पर काटेज व्यवस्था इन्होंने जो पुर्तगालियों ने स्थापित कर रखी थी, कि अकबर को भी निःशुल्क ही सही, लेकिन काटेज यानी कि परमिट लेकर ही व्यापार करना पड़ता था। तो सत्ता तो थी मुगलों के हाथों में, लेकिन व्यापार वाणिज्य पर पूरे विदेशियों का ही, पुर्तगाली डचों का एकाधिकार था। बाद में हम देखते हैं डच आए, डच पुर्तगालियों को भी पे भी भारी पड़ रहे थे।
तो ये यहाँ की इंडिया की, भारत की उस समय की तत्कालीन स्थिति थी जब ये ब्रिटिश जो कंपनी है वो भारत आ रही थी। और उसके बाद देखिए कि ये सब कंपनी क्या एक दूसरे से युद्ध कर रही थी। ये युद्ध करने के ये आई थी कि हम युद्ध करेंगे। और जैसे हमने डच जब पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि वो अपने सैन्य उन्होंने पहले अपने आप को सैन्य रूप से मजबूत किया, तब वो भारत की तरफ आए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुर्तगाली पहले से बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ सामने जो प्रतिद्वंदी है मजबूत है, तो उस हिसाब से भी तैयारी करके आए थे। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो ब्रिटिश कंपनी जो आ रही थी, तो इनका कोई वैसा उद्देश्य नहीं था कि शुरू में युद्ध करना है ये, और ये शुरू में इन्होंने युद्ध ये सबसे ये अपने आप को दूर ही रखा। ये क्या करते थे, इनका था कि ये सीधे जाकर पहले अपने व्यापार को ही इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने पहले जो है केंद्रीय सत्ता से आज्ञा लेने की कोशिश की। और ये जो है उस समय हम देखते हैं कैसे कैसे ये क्रम आगे बढ़ेगा। तब दोनों जगह की हमने स्थिति देख ली, ब्रिटेन में क्या थी, और एक आज्ञा पत्र द्वारा एक कंपनी स्थापित हुई थी, और उस समय भारत की क्या स्थिति थी, भारत की केंद्रीय सत्ता मुगलों के अधीन थी, और व्यापार पर पुर्तगालियों और डचों का अधिकार था। अब आप देखिए कि ये जो है अधिकार लेने के लिए 1600 आप देखेंगे कि ये अपने दूत को भेजते हैं, जो यहाँ पे पहले एलिजाबेथ प्रथम थी, उसके बाद जेम्स प्रथम शासक बनते हैं। ये जो व्यापार करने के लिए युद्ध की नीति शुरू में नहीं अपनाते, ये जो आप कह सकते हैं कि जो केंद्रीय सत्ता के पास जाकर दिल्ली में जो मुगल थे, अकबर थे, और उनके बाद जो जहांगीर आते, तो ये अपने दूतों को भेजा, इनके जो राजा थे उन्होंने दूत को भेजा, और उनसे ये भारत में व्यापार करने के लिए इन्होंने अनुमति लेने की कोशिश की। तो उस समय जो एलिजाबेथ प्रथम के बाद वहाँ के शासक बनते हैं, राजा बनते हैं जेम्स प्रथम शासक बनते हैं, और इन्होंने एक दूत भेजा, बहुत नाम ये फेमस है, कैप्टन हॉकिंस। इन्होंने हॉकिंस को दरबार में भेजा था एक आज्ञा पत्र लेकर। तो वो आज्ञा पत्र थी अकबर के नाम की, लेकिन तब तक यहाँ पे केंद्रीय सत्ता चेंज हो गई थी, और वो जहांगीर, जब वो आए तब तक यहाँ पे जहांगीर गद्दी पर बैठ चुके थे। तो आप कह सकते हैं कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में वो जो अपने राजा की आज्ञा पत्र लेकर आए। और कैप्टन हॉकिंस जो है ये इतिहास में इनका ये भी मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे इनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ हो सकता है कि कट रही होगी फ़ोटो के कारण, मैं ऊपर लिखती हूँ। तो देखिए ये कैप्टन हॉकिंस क्या थे, ये द्विभाषी, मतलब इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, जैसे इन्हें तुर्की आती थी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, ये सब इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी। तो दो भाषा के मतलब कि अगर दरबार में जो भी गतिविधियां हो रही थी, जो भी बातचीत होती थी, तो उनको ये उसको सब कुछ ये समझ सकते थे, और बहुत ही ज़्यादा जो नम्रता से इन्होंने अपनी बात रखी, और इन्होंने तत्कालीन जो बादशाह थे जहांगीर को अपनी बातों से प्रभावित कर लिया, और प्रभावित करके एक अनुमति, मतलब कि व्यापार करने के लिए अनुमति भी प्राप्त कर ली। और जहांगीर ने इन्हें सूरत में व्यापार करने की अनुमति भी दे दी। सूरत हमने देखा कि सब हमेशा से व्यापार का एक हॉट स्पॉट आप कह सकते हैं। अभी भी सूरत व्यापारी दृष्टिकोण से हमारे देश का बहुत ही आप एक वही हॉट स्पॉट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। तो सूरत में इन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर आगे कुछ इनमें व्यवधान भी उत्पन्न हुए, वो भी हम देखेंगे। तो आप देखते हैं कि जहांगीर के दरबार में आए थे कैप्टन हॉकिंस, और इन्होंने सूरत में, अगर आप तत्कालीन जो देखें भारत की स्थिति, तो यहाँ आपका सूरत हो जाएगा। और देखिए ये ना अंग्रेज आगे जाके देखिएगा तीन, एक ट्रायंगल जैसा कि इधर और यहाँ पे बम्बई, इधर बम्बई, मद्रास, और आप इधर देखेंगे बंगाल, तीन इनके प्रेसिडेंसी थे। और यहीं से ये पूरी अपनी जो एक्टिविटी पूरे देश पे जो है कब्जा जमाया, और पूरी एक्टिविटी इन्हीं तीन जगह से ये अपनी
कंट्रोल करते थे। तो सूरत में व्यापार करने के लिए इन्होंने अनुमति किसने, कैप्टन हॉकिंस ने प्राप्त कर ली। लेकिन फिर बाद में इन्हें ये अपनी वहाँ पे कोठी या फैक्ट्री आप कह सकते हैं, कोठी तो स्थापित कर रहे थे, बना रहे थे फैक्ट्री स्थापित, लेकिन फिर उन्हें तत्कालीन कुछ ये व्यवधान हुए और फिर उन्हें वो कोठी जो अपने फैक्ट्री स्थापित करने का काम रोकना पड़ गया। उसके बाद आप देखिए कि जो ये बनना शुरू हो गया था कब, 1608, ये 1608 की बात है। 1608 में कोठी बनाने का काम ये शुरू कर चुके थे सूरत में। लेकिन फिर इससे बाद में इन्होंने जो है जहांगीर ने अपनी अनुमति वापस ले ली और ये काम इन्हें रोकना पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने प्रयास किया और 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टम में अपनी एक जो कोठी बनाई, व्यापारिक कोठी बनाई। मसूलीपट्टम में अपनी एक व्यापारिक कोठी बनाई और ये उसके बाद फिर सूरत वाली कंपनी को भी फिर से अधिकार मिल गया कि आप जो उनका जो काम रुका हुआ था, सूरत में जो कोठी बना रहे थे, जो उनका ये काम रुका हुआ था, उन्हें भी फिर अनुमति मिल गई कि वो अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तब फिर इन्होंने जो 1608 में बनना शुरू किया था और बीच में रुक गई थी, तो 1612 में ये सूरत वाली कोठी को भी फिर से बनाने की अनुमति मिल गई और 1613 तक सूरत वाली कोठी भी इनकी तैयार हो गई। सूरत की कोठी तैयार हो गई। तो हम देख रहे हैं कहाँ ये सूरत इधर और मसूलीपट्टम यहाँ तक, यहाँ पे इनकी जो है व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक कोठी का मतलब है कि वो जो जिनका व्यापार ये करते थे उनका आदान प्रदान करने का एक स्थल, वो वहाँ पे कोई उत्पादन नहीं होता था, लेकिन वो जो आदान प्रदान ये व्यापार का उनका एक स्थल था, तो एक केंद्र आप कह सकते हैं। तो ये मसूलीपट्टम और सूरत। तो सबसे पहले अगर व्यापारिक कोठी का अगर पूछा जाए तो हम सूरत कहेंगे, और पूर्वी भारत में इधर और तो मसूलीपट्टम, लेकिन इधर जो है आप सूरत कहेंगे। और दक्षिण में इधर मद्रास में भी अभी हम आएंगे और फिर हम इधर बंगाल में बाद में केंद्र बंगाल ही बनता है, लेकिन बंगाल की जो है अभी कैसे क्या परिस्थितियां होंगी हम देखेंगे। और फिर अभी तक इन्होंने कहीं भी जो है जीतने का या युद्ध करने का इस तरह कोई प्रयास नहीं किया, ये बस अनुरोध पर आज्ञा लेकर इस तरह से अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों का व्यवसाय, दोनों जगह पे इनकी कोठियाँ बन गई, तो अंग्रेज़ों का व्यवसाय शुरू हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने, और हम इधर पेज पे देख लें, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे जब इनका व्यवसाय शुरू हो गया तो सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, सब गुजरात में अहमदाबाद, और यूपी का आगरा, इन सब जगह पे इनका व्यापार होने लगा। और देखिए इसमें हॉकिंस, जो विलियम हॉकिंस का उनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने जहांगीर को बहुत प्रभावित भी किया। तो जहांगीर ने, ये सब प्रश्न आते हैं फैक्ट, जहांगीर ने हॉकिंस को मनसब प्रदान किया। मनसब आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत में, तो मनसब प्रदान किया, यानी कि जहांगीर को मनसबदार बना लिया अपना। कितना का मनसब दिया था? 400 का। मनसब क्या होता था? मनसब एक तरह का पद होता था जिसमें मनसबदार जो है वो उन्हें कुछ जागीरें दी जाती थी और कुछ उन्हें सैन्य शक्ति मतलब सेना रखने का अधिकार मिलता था। तो जहांगीर को भी इनको 400 का मनसब देकर मनसबदार बना लिया। और जहांगीर 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रहते हैं। कौन? हॉकिंस। 3 वर्ष तक हॉकिंस जहांगीर के दरबार में रहते हैं।
तो देखिए कैसे अभी इन्होंने आज्ञा लेके अनुरोध करके अपना काम कैसे कैसे निकाला। फिर आगे देखिए यही जो है अभी जो अनुरोध कर रहे हैं बाद में कैसे आक्रामक हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि इन्हें हॉकिंस का देख लिया। अब उसके बाद दूसरा दूत आता है। उसके बाद जो है ये हॉकिंस को जितना काम यहाँ पे करना था इन्होंने कर लिया। अब जो उसके बाद देखिए कौन आते हैं, लेकिन यही जो अभी तक का जो समय था जहाँ पे युद्ध कर रहे थे, आप देखेंगे सूरत हुआ चाहे मसूलीपट्टनम हुआ, सब जगह अभी पुर्तगाली डच ये सब जमे हुए थे। तो सब जगह इन्हें प्रतिद्वंदी का सामना अंग्रेजों को करना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ थी। तो ये सब उस समय के जो तत्कालीन परिदृश्य थे। अब देखिए दूसरी बार जो आते हैं टॉमस रो। टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में ही आते हैं। ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं। कब आते हैं? ये आते हैं 1615 में। और इन्होंने बहुत जगह कोठियाँ और व्यापारिक सुविधा, कोठियाँ स्थापित करने की और व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। ये बादशाह से बहुत जगह कर लेते हैं। अब देखिए एक फिर इसके बाद यहाँ 1615 तक की ये स्थिति थी। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जो आप कह सकते हैं कि एक इन्हें अधिकार मिलता। अभी तक बस इनका व्यापार चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, कोई वैसा क्रांतिकारी रूप से नहीं चल रहा था। लेकिन 1632 आते आते एक इन्हें एक सुनहला फरमान मिलता है। कहाँ से मिलता है? इस इतिहास में गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान कहते हैं। ये मिलता है इन्हें गोलकुंडा के, इन्हें अभी यहाँ बाद मुगल बादशाह से नहीं मिलता, गोलकुंडा के शासक से, गोलकुंडा के शासक से एक सुनहला फरमान मिलता है। क्या था सुनहला फरमान? ये इसमें ये था कि ये जो गोलकुंडा के आसपास जो क्षेत्र थे, तो यहाँ पे ये यहाँ के बंदरगाहों को और व्यापारिक क्षेत्र को ये यहाँ पे कर मुक्त, इन्हें कोई कर नहीं देना था, टैक्स मुक्त व्यापार कर सकते थे। भारत में अभी तक इन्हें इतना बड़ा अधिकार नहीं मिला था। इसके पहले इनका व्यापार चल रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा इन्हें इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है कि इन्हें टैक्स फ्री, कर मुक्त व्यापार, भले पूरे भारत में नहीं सीमित क्षेत्र पर ही, लेकिन शुरुआत इनकी हुई कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार। किसने दिया? ये भी प्रश्न आता है। गोलकुंडा के शासक ने दिया था 1632 में सुनहरा फरमान। ये प्रश्न पीटी में अधिकतर पूछे जाते हैं। और इन्हें क्या मिला? इसके बदले में इन्हें केवल देने थे कितने? 500 पैगोडा। देखिए पैगोडा आया। पैगोडा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या था पैगोडा? पैगोडा स्वर्ण सिक्का था जो किनके द्वारा जारी किए जाते थे? डचों द्वारा जारी किए जाते थे। हमने पढ़ा था ना कि पुलिकट में डचों ने टकसाल भी लगाई थी जहाँ पे वो स्वर्ण सिक्के ढाला करते थे और स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा कहते थे। तो और इन्हें मान्यता थी। तो 500 पैगोडा वार्षिक देकर ही पूरा 500 पैगोडा वार्षिक, ये सुनहरे फरमान में ये था। 500 पैगोडा वार्षिक दे देते और उसके बाद पूरे वर्ष तक कर मुक्त व्यापार करने का इन्हें अधिकार दिया गया था, करने का अधिकार दिया गया था। और इसमें ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी शुरुआत हुई थी जहाँ पे कर मुक्त व्यापार करने की। उसके बाद और इसके बाद अब क्रम से घटनाएं होती जाती हैं। इसके बाद 1632 तक हम देखते हैं और आप देखेंगे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेंगे। तो उसके बाद हमने 1632 तक की स्थिति देखी। अब 1639 में देखिए इनमें मद्रास पट्टे पर, यानी कि लीज या किराए पर, पट्टे पर मिल जाता है। लीज आप कह सकते हैं, इन्हें मद्रास मिल जाता है, मद्रास पट्टे पर मिल जाता है। पट्टे पर किनसे मिलता है? ये चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा से इन्हें मद्रास लीज पर यानी कि पट्टे पर मिल जाता है कि आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इसके बदले में इन्हें
कुछ जो अदायगी 12,000 इस तरह के रुपए में इन्हें मिल गया था। अब आप देखिए कि मद्रास जब मिल गया, जो इनका 3 बम्बई, मद्रास, बंगाल, जो इनके 3 पूरे प्रेसिडेंसी आगे जाके जो पूरे इनका केंद्र ही ये बना ये सब, तो मद्रास मिल गया। तो मद्रास में इन्होंने अपनी जो है फैक्ट्री लगाई और वही कोठी, व्यापारिक कोठी लगाई, और यहाँ पे एक जो है एक किला भी बनाया इन्होंने। देखिए ये हमेशा प्रश्न आता है, कहाँ से मद्रास मिला था, किन से मिला था? चंद्रगिरी के राजा से मिला था। इन्होंने यहाँ पे अपनी जो है किलेबंदी की कोठी बनाई और एक किला भी बनाया। किले का नाम भी हमेशा पूछा जाता है, क्या था? फोर्ट। इनके किले के नाम भी व्यक्तियों के नाम जैसे ही रहते थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस किले का नाम था, मद्रास में जिन्होंने किला बनाया इसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अब उसके बाद देखिए कि तब तक जो है यहाँ पे 1651 ये सब तक ये इन्होंने हुगली में भी, बंगाल में भी इन्होंने किया। हुगली में भी इन्होंने कोठी लगाई। कासिम बाज़ार, जहाँ हम देखें कि डचों का वहाँ पे रेशम की फैक्ट्री थी, प्रतिद्वंदी इनके सामने वही थे, और कैसे धीरे धीरे ये सबको हटा देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि मद्रास इन्हें मिल गया, वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री यहाँ पे इन्होंने किला बनाया। किला का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। और आप देखिए ये जो भी हमने अभी ये किया है सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अब जो भी हमने चर्चा की है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आते हैं बंगाल की तरफ भी आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए 1600 बंगाल में 1651 में इन्होंने हुगली में कोठी लगाई। हुगली में भी अपनी कोठी बनाई थी, हुगली में। फिर कासिम बाज़ार कोठी बनाई, मतलब वहाँ से अपना व्यापार करते थे, बनाई। और फिर कासिम बाज़ार, ढाका, पटना, यहाँ पे भी डच थे अभी, पटना, इन सब जगह पे इन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई। लेकिन मुख्य केंद्र कहाँ था अभी? मुख्य केंद्र अब मद्रास, वो जो किला बनाया था उन्होंने, तो मुख्य केंद्र इनका मद्रास था। देखिए वो जो हम ट्रायंगल की हमने बात की थी, हाँ ये जो देखिए मुख्य केंद्र मद्रास ही था। अभी यहाँ पे इन्होंने किला बना लिया, और बंगाल में भी इनकी कुछ फैक्ट्री हो गई थी। ये हम देख रहे हैं कि सूरत में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली थी, सूरत में भी। तो सब जगह ये आ गए थे, लेकिन अभी इनका जो मुख्य केंद्र है ये मद्रास हो गया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा था। यहाँ पे पुर्तगालियों के साथ डचों का युद्ध हो रहा था। डच पुर्तगालियों को हराते जा रहे थे। अभी तक की जो स्थिति थी इस समय की, तो डच पुर्तगालियों को हराते जा रहे थे। उनके जो केंद्र थे, उनकी जो व्यापारिक कोठियाँ थी, उस पर डच अपना अधिकार करते जा रहे थे। और अंग्रेज़ों के साथ भी उनकी झड़पें मतलब हो रही थी, लेकिन अभी अंग्रेज उस तरह से युद्ध में नहीं घुस रहे थे। तब तक 1651 तक की घटना आप देख रहे हैं। उसके बाद तब तक क्या होता है, 1661 में यूरोप में एक घटना होती है। ये भी प्रश्न हमेशा आता है। देखिए 1661 में क्या होता है, क्योंकि पुर्तगाली हर जगह पराजित हो रहे थे, उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो रही थी। और तब तक 1661 में एक घटना होती है कि पुर्तगाल और ब्रिटेन में संबंध जुड़ जाता है। यूरोप में घटना होती है, पुर्तगाल और ब्रिटेन में संबंध जुड़ जाता है। क्या संबंध जुड़ता है कि एक पुर्तगाली राजकुमारी, ये नाम पूछे जाते। पुर्तगाली राजकुमारी, क्या नाम था उनका? कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। दोनों का विवाह हो जाता है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, पुर्तगालियों ने क्या किया, उनके पास जो बम्बई वाला जगह था, हमने देखा था ना जब पुर्तगालियों का आगमन लगा था, तो वो बम्बई वाला जगह ये दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, बम्बई, इस विवाह से फ़ायदा ये होता है, बम्बई जो है चार्ल्स द्वितीय को
दहेज के रूप में मिल जाती है। गिफ्ट कहिए, गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। अब ये ब्रिटिशों के अधीन था, ये जो बम्बई है, मिल जाती है। ये चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं? चार्ल्स द्वितीय करते हैं, जब कंपनी के अधिकारियों से इनकी बात होती है तो चार्ल्स द्वितीय अब कुछ सालों के बाद 1668 तक, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ये जो बम्बई का क्षेत्र है, ये बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि कम इस पे दे दिया, जो कंपनी को दे दिया, बम्बई कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। अब यहाँ से अंग्रेज़ों की स्थिति और भी सुदृढ़ हो जाती है। मद्रास में इनकी किलेबंदी हो गई थी। अब इन्हें बम्बई मिल जाता है, जहाँ पे बम्बई जैसे अभी का शहर वैसा कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने पूरे बम्बई को बसाया, वहाँ पे वहाँ के जो बंदरगाहों को विकसित किया और उनको उसको पूरा ही सेंटर, व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बना लिया इन्होंने। तो ये जो बम्बई ने मिला, ये पूरी अपनी तरह से यहाँ पे ये सिक्के भी ढालते थे अपने, आगे जाकर हम देखते हैं कि कैसे इनके सिक्के को मान्यता भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बम्बई को पूरी अपने तरह से इन्होंने जो है विकसित किया, बंदरगाहों का और ये निर्माण, जहाँ से इनके व्यापार संचालित होते थे, तो बम्बई ने मिला। और ये इनका बम्बई का जो है वास्तुकार किसे कहा जाता है? बम्बई जिसने बसाया था उसका श्रेय दिया जाता है गेराल्ड आंग्यार को। इसे अब बम्बई ने मिल गया। बम्बई में इन्होंने अपनी बंदरगाहें बनाई, टकसाल बनाया, टकसाल सिक्के सब भी ये जारी करते थे, तो और पूरी अपनी कोठियाँ बनाई बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम देखते हैं कि इन्हें दो, ये जो हमारे जो ये हमने शुरू में देखा था, तो मद्रास और बम्बई, ये दो जगह पर इनकी अच्छी पकड़ हो गई। अब हम बंगाल की तरफ आएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो मद्रास हो गया, बम्बई, और अब हम बंगाल की तरफ आएंगे। तो ये जो ट्रायंगल है, जहाँ से इनकी पूरी जो एक्टिविटी है, व्यावसायिक ये जो है गतिविधियाँ, ये सब संचालित होती थी। तो देखिए अब क्या हुआ, अभी तक तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये सब बम्बई पे भी इनका पूरी तरह से इनकी पकड़ बन गई। अब जब हम देखें केंद्र में अब कौन आ गया, तो देखते हैं मुग़ल सत्ता अब आ गई। मुग़ल सत्ता में अब आ गया औरंगजेब। 1680 की अगर स्थिति की बात करें, चलिए हम यहाँ देखेंगे कि जो भी हमने ये चर्चा की, ये सारे यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो देखिए 1680 की स्थिति देखें तो केंद्र में मुग़ल सत्ता तो थी ही, लेकिन शासक अब कौन हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को एक बार तो समझिए कि पूरी तरह से भारत से निकाल ही दिया था, लेकिन फिर जो है अंग्रेज़ अपनी कूटनीति कहिए या अपनी गलतियों से जो सीख लेने की उनमें एक बहुत अच्छी उनमें प्रवृत्ति थी, उसके द्वारा वो वापस आके और फिर से पूरे भारत को ही अपना गुलाम बना लेते। तो इस समय औरंगजेब था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अंतिम जो शक्तिशाली मुग़ल शासक अगर कह सकते हैं तो औरंगजेब ही था। तो इसने यहाँ पे जजिया की बात कही। जजिया क्या था? इन्होंने कहा कि जो अभी तक हमने देखा कि अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे, तो जजिया लेने की बात कही। जजिया एक प्रकार का कर था, लेने की बात की। एक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो ये अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे उनसे भी लिया जाता, तो जजिया लेने की बात की। ये जजिया कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये फिर उनके लिए ही प्रबंध करने के लिए ये गैर मुसलमानों से कर लिया जाता था जजिया। आप मध्यकालीन भारत में भी पढ़ते होंगे, तो ये लिया जाता था। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि हम ये जजिया नहीं देंगे, और इन्होंने क्या किया कि बंगाल वाले क्षेत्र में थोड़ी लूटपाट मचाई। वहाँ के जो मुग़ल जो व्यापारी थे, मुग़ल जो कर्मचारी थे, उनके साथ लूटपाट मारपीट ये सब की अंग्रेज़ों ने। उन्हें लगा था कि अब हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन ये फिर क्या हुआ, जब औरंगजेब ने
मुगल सेना भेजा। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जजिया की बात जब सुनी तो अंग्रेज़ों की मुगल सेना के साथ ही मुगल कर्मचारियों के साथ झड़प हुई। मुगल कर्मचारियों से झड़प हुई और इन्होंने थोड़ी लूटपाट की। झड़प हुई, इन्होंने जो उनके व्यापारिक केंद्र थे मुगलों के, वहाँ पे लूटपाट की। फिर औरंगजेब ने मुगल सेना भेजी और अंग्रेज़ों को पूरी तरह से, केवल बंगाल से ही नहीं, पूरे भारत से ही हटा, मतलब पूरी तरह से निकाल दिया गया। और ऐसी स्थिति हुई कि उन्हें एक छोटे से द्वीप, फुल्टा द्वीप, वहाँ पे जाके उन्हें शरण लेनी पड़ी अंग्रेज़ों के। तो इस समय अंग्रेज़ों का हेड कौन था इन सब कार्रवाई में? अंग्रेज़ों का जो प्रतिनिधित्व, और अंग्रेज़ों का पूरी तरह से भारत से एक तरह से सफाया ही हो गया था। अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व इसमें कर रहा था जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड ये कर रहा था। और जो मुगल सेना जब आई तो इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया, पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। और इन्होंने कहाँ पे जाके शरण ली? अंग्रेज़ों ने फुल्टा नामक, ये सब प्रश्न आते हैं, फुल्टा द्वीप पर शरण ली। और इनका जो पूरा बोरिया बिस्तर बंद होने वाला था, शरण ली। अब देखिए, अब जब इन्होंने देखा कि हमारे साथ ये स्थिति हो गई, जो हमने जो किया, तो उससे अब जो हमारा व्यापार चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तब अब आता है, तब अब क्या होता है, अब इनके जो एक दूसरे प्रतिनिधि आते हैं और इन्होंने मुगल दरबार में जाकर क्षमा याचना करते हैं ये, कि हम जो भी हुआ उसे अब हमारी गलती माफ़ कीजिए और हमें अपना व्यापार करने दीजिए, हमें अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो है वो वापस दे दीजिए। तो ये सब कौन करता है? ये सब जो है, ये जो थे जॉन चाइल्ड, इन्होंने तो पूरा इनसे जो लूटपाट करने में और जो मुगलों को जो छेड़ने का काम किया था उसमें जॉन चाइल्ड थे। लेकिन अब आते हैं जॉब चार्नाक। ये समझ गए थे कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि मुगलों की सत्ता को चुनौती दे सके। तो जॉब चार्नाक आते हैं, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं और ये क्षमा याचना इनकी मान ली जाती है। और ये कहते हैं कि अब से दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, हमें हमारी कोठियाँ वापस कर दीजिए और हम अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ अपने करते रहेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ शर्तों और कुछ जुर्माने लगाने के बाद औरंगजेब ने इन्हें इनके सारे जो कोठियाँ सारे वापस कर दी और इन पे कुछ जुर्माना लगाया गया। इन पे औरंगजेब ने 1.5 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाया और क्या किया कि कुछ शर्तों के साथ कि आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सैन्य कार्रवाई ये सब नहीं कर सकते। कुछ उनकी शर्तों के साथ व्यापार पूरा, इनकी सारी व्यापारिक कोठियाँ इन्हें वापस मिल गई। अब देखिए, ये यहाँ तक का हुआ। अब बंगाल पे कैसे इनकी पकड़ बनती है, फिर ये अपने व्यापार गतिविधि ये सब में लग गए। अब देखिए 1600 यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं, देखिए अब कैसे कैसे इनका प्रभाव बढ़ रहा था। तो आप देखिए कि जब 1698, ये इनके लिए एक बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही फ़ायदेमंद एक समय आया। तो यहाँ पे बंगाल के सूबेदार से इन्होंने ये कुछ सफल रहे अपनी कूटनीति और ये सब के जरिए। बंगाल के सूबेदार से जो है इन्होंने कुछ जगह की ज़मींदारी प्राप्त कर ली अंग्रेज़ों ने। तो बंगाल के सूबेदार से कहाँ कहाँ की? 3 जगह की। एक है सूतानाटी, ये सब प्रश्न आते हैं, सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर। 3 जगह की, गोविंदपुर, 3 जगह की इन्होंने ज़मींदारी प्राप्त कर ली, इन्हें मिल गई, बंगाल के सूबेदार ने दी ज़मींदारी, अंग्रेज़ों को मिल गई ये 3 जगह की ज़मींदारी।
और यहीं पे इन्होंने ये कालीकाता पे यहाँ पे इन्होंने जो है एक किला बनाया और पूरी किलेबंदी की, और धीरे धीरे यही इनका कैसे मुख्यालय बनता है वो हम देखेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जब ये जमींदारी इनको पूरी मिल गई तो इन्होंने कालीकाता तीनों मिला के ही, या कालीकाता में मेन इन्होंने एक किला बनाया और कलकत्ता शहर भी बसाया। किला बनाया, कलकत्ता शहर इसके पहले थी, अब इसके बाद कलकत्ता शहर इन्होंने ही बसाया, अंग्रेज़ों ने बसाया। किला बनाया और ये 1700 में बन के 1700 में बना, और इस किले को क्या नाम दिया गया, फोर्ट विलियम। किले का नाम भी पूछा जाता है। सेंट जॉर्ज हमने देखा मद्रास वाले किला, और ये किला है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नामक जो किला बनाया, और कलकत्ता शहर, कलकत्ता शहर बसाया। और फोर्ट विलियम का पहला प्रशासक कौन था, सर आयरकूट। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के पीटी का देखेंगे या तो ये सारे प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसीलिए ये थोड़ा फैक्ट सब भी आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि क्या हुआ, बंगाल के सूबेदार से पहले देखा कि पहले तो ये इनकी पूरा इनका सफाया ही होने वाला था, लेकिन फिर इन्होंने अपनी क्षमा याचना के द्वारा जो ले लिया, जॉब चार्नक थे वो उन्होंने अपनी कूटनीतियों द्वारा वापस जो अपनी सब व्यापारिक कोठियाँ ले ली। उसके बाद बंगाल की इन्होंने कुछ जगह की ज़मींदारी भी प्राप्त कर ली बंगाल के सूबेदार से, जैसे सुल्तानाटी कालीकटा, गोविंदपुर। फिर कालीकाता में इन्होंने एक जो फोर्ट विलियम किला बनाया और कलकत्ता शहर की स्थापना की। और जो फोर्ट विलियम के पहले जो प्रशासक कौन थे, सर आयरकूट, ये पहले प्रशासक थे। अब देखिए कि अब हमने जो ट्रायंगल देखा था, तो मद्रास हम देख चुके थे, बम्बई इन्हें कहाँ से मिला, बम्बई तो इन्हें जो दहेज में मिला था, और इन्हें आराम से वो स्थल प्राप्त हो गया था। और अब ये बंगाल भी देखिए, यहाँ पे भी इनकी जो है किलेबंदी, और किला बनाना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे डच थे और बहुत ये सब इनके लिए इन्हें भी अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। तो देखिए अब इन्हीं तीनों जो है, ये तीनों जगह से ये पूरे भारत पर अपनी जो है पकड़ मजबूत बनाते। और साथ में इनके साथ इनके लिए एक अच्छी घटना भी होती है कि 1700 तक में देखिए 1707 तक क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। देखिए इनके साथ अब अच्छा ही होता भी चला जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी आते हैं, कोई ऐसे आप कह सकते हैं कि इस तरह के औरंगजेब के बाद सभी उत्तराधिकारी वैसे ही आते हैं जो मुग़ल सत्ता का, आप कह सकते हैं कि उसके बाद कमज़ोर ही उत्तराधिकारी आते हैं। और उसी क्रम में एक आता है फर्रुखसियर, जो आप घृणित कायर के रूप में पढ़े होंगे, या हम जब क्षेत्रीय राज पढ़ेंगे तब फिर हम उस समय हम वो भी सब पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना देखिए कि उसके बाद जो क्रम में औरंगजेब आता है, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर जब आता है, तो उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि उसी ने अंग्रेज़ों की जो स्थिति है वो भारत में इतनी मजबूत कर दी, उसका श्रेय फर्रुखसियर को ही जाता है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि और क्या क्या घटनाएं होती हैं, आप ये देखिए। फर्रुखसियर 1713 के लगभग आता है, तो फर्रुखसियर की देखते हैं उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। फर्रुखसियर, इसे घृणित कायर कहते हैं इतिहास में। तो इस समय क्या होता है, इसके दरबार में एक जो है ब्रिटेन से एक मिशन भेजा जाता है। मिशन का मतलब है कि उसमें कुछ लोग थे, उनके कुछ प्रतिनिधि थे। तो फर्रुखसियर के दरबार में एक अंग्रेजी मिशन आता है। किसके नेतृत्व में आते हैं, जॉन सरमन के नेतृत्व में। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मिशन आता है। मिशन का मतलब है कि कुछ लोगों का दल आता है इनके दरबार में, फर्रुखसियर के दरबार में, इनसे मिलने के लिए और अपने लाभ के लिए। तो इसमें एक डॉक्टर रहते हैं, सर्जन, ब्रिटिश सर्जन, उनका नाम रहता है हैमिल्टन। ये नाम हमेशा पूछा जाता है। और ये हैमिल्टन क्या थे, एक ब्रिटिश सर्जन थे। और इनके साथ एक द्विभाषिया भी आते हैं जो ट्रांसलेट करके इधर की बात उनको समझाते हैं। तो उनका नाम था, द्विभाषिया का नाम था ख्वाजा सेहुद।
तो ये हैमिल्टन का नाम क्यों इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जब ये आए थे तो औरंगजेब को एक फोड़े की बीमारी हुई, एक फोड़ा हुआ था जो कहा जाता था कि वो जानलेवा फोड़ा था और भारत में किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन ये जो थे ये सर्जन थे, हैमिल्टन जो थे सर्जन थे, और उन्होंने सफलतापूर्वक औरंगजेब ये जो फर्रुखसियर के जो उस फोड़े का इलाज कर दिया। अब मुग़ल बादशाह उसके बाद उनके फोड़े का इलाज कर दिया तो वो खुश होकर उन्हें बहुत सारी उन्हें जो है रियायतें और ये सब दे दी, जो आगे जाकर भारत के पतन का और भारत की गुलामी का कारण भी बनता है। तो हैमिल्टन ने उस फोड़े का इलाज कर दिया और इन्हें खुश होकर क्या हुआ, फर्रुखसियर ने खुश होकर पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अंग्रेजों को अधिकार प्रदान कर दिया। और फर्रुखसियर जो अब जाके अभी जो रियायतें देता है तो उसे जो कहते हैं भारत ये ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना काटा मतलब कि महाधिकार पत्र कहा जाता है, कि यहाँ से उनकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो गई, और इतनी सुदृढ़ हो गई कि उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं लेकिन धीरे धीरे पूरी जो राजनीति सत्ता पर भी, जो व्यापार पर तो उनकी पकड़ हो ही गई थी। इन्होंने आगे हम देखते हैं, अगले क्लास में हम फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अपने सारे प्रतिद्वंदियों का भी इन्होंने सफाया किया, और जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उस पर भी हस्तक्षेप करने लगे और उस पर पूरा प्रभाव जमा लिया। और बाद में एक समय ऐसा आता है कि पूरे भारत को ये अपना गुलामी बना लेते हैं। तो वो हम धीरे धीरे पूरे हम मॉडर्न हिस्ट्री में वो सब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या क्या इन्हें रियायतें फर्रुखसियर द्वारा मिलती है। तो सबसे पहले तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। कलकत्ता मिल गया किराए पे, और आप सूरत में भी मुक्त व्यापार करने की अनुमति। बहुत थोड़े से मतलब बस थोड़ा सा इनसे कुछ लिया गया पैसे, जैसे कि, और सूरत में कर मुक्त व्यापार। तो देखिए कर मुक्त व्यापार पहले जो सुनहला फरमान हमने देखा था गोलकुंडा के जो राजा से मिला था, तो बस वो वहीं तक के लिए था। लेकिन अब देखिए अमीर मुग़ल बादशाह से मिला है, तो मुग़ल बादशाह जो पूरे जो भारत का केंद्र पे था, तो उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त का व्यापार करने का अधिकार, सूरत में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार इन्हें मिल जाता है। और मुंबई में जब हम पढ़ रहे थे ना कि मुंबई जब इन्होंने बसाई बंदरगाह, तो टकसालें भी बनाई हुई थी, तो इसमें जो फर्रुखसियर से ये मिलता है, सूरत मिलता है, सूरत में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता है। और जो वो टकसाल में जो सिक्के वो जो ढाल रहे थे, उन सिक्कों को पूरे भारत में मान्यता मिल जाती है। ये बहुत बड़ा इन्हें अधिकार या आप कह सकते हैं पावर मिल गया। इस समय जो तब सिक्के ढाल रहे थे वो उन्हें आपस के अपने आदान प्रदान के लिए, अनुमय विनिमय के लिए यूज़ करते थे। लेकिन अब जो बम्बई के जो बम्बई में जो सिक्के ढाल रहे थे, बम्बई के टकसाल के सिक्कों को पूरे भारत में मान्यता दे दी, सिक्कों को मान्यता मिल गई कि आप उसमें ढालिए सिक्के और पूरे भारत में वो, जैसे कि मुग़ल सिक्के का जो वैल्यू है वो आपके सिक्कों का भी वैल्यू रहेगा। तो ये सब किन्होंने, ये सब जो है, ये जो जॉन सरमन के जो लीडरशिप में जो आया था, जो मिशन आया था, उन्होंने प्राप्त किया। तो इन सबको ही इतिहास में, इसे ही जो फर्रुखसियर से जो ये सब फरमान मिले, जो ये सब आदेश मिले, तो इतिहास में इसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये मैग्ना कार्टा नाम किसने दिया था? तो एक इतिहासकार थे ओम्स। ये सारे प्रश्न आते हैं इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैग्ना कार्टा नाम दिया था ओम्स, ब्रिटिश एक इतिहासकार थे जो जिन्होंने इन्हें मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र, आप हिंदी में इसे कहते हैं, महाअधिकार पत्र इन्हें मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि जो उनके सिक्कों को पूरी मान्यता मिल गई थी, बहुत बड़ी उन्हें शक्ति थी। फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार, सूरत जो फिर बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं व्यापार का एक केंद्र, एक हब था। तो सब जगह इन्हें इन सब जगह इन्हें ये मिल गया, व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अभी तक इनकी बम्बई में भी पूरी स्थिति अच्छी हो गई थी, कोठी बन गई थी। मद्रास में भी हमने देखा दक्षिण में
फिर हमने वहाँ पूर्व में यहाँ पे हमने देखा बंगाल में भी जो कलकत्ता में भी इनकी कोठी किला बन गया था। तो ये सब या अभी तक जो ये इनकी स्थिति तो अच्छी हो रही थी, लेकिन फर्रुखियर के जो इस आदेश और इन जो छूट और रियायत कह सकते हैं से इनकी स्थिति बहुत ही आगे जाके सुदृढ़ होती है, और इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा की, जैसे कि अब भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति बिल्कुल ही जो मजबूत हो गई, आप ये कह सकते हैं। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस जो फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सुनहला जो फरमान है उसके बारे में भी पूछा जाता है, और किसने कहा था इसे मैग्ना कार्टा, तो किसने संज्ञा दी थी, ओम सिंह दी थी इतिहासकार में, नहीं, तो ये सब हम देखेंगे। अब ये देखिए अभी तक ये सब जो था जो कंपनी आई कैसे कैसे इनके प्रभाव में वृद्धि हुई, ये सब हमने देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे फ्रांसीसियों का आगमन, उसके बाद जब झड़पें हुई होती हैं और मुग़लों इनकी अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी के साथ, अंग्रेज़ों की डचों के साथ, ये सब भी झगड़े ये होते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति इतना मजबूत कर लेते हैं अंग्रेज़ कि पूरा एकाधिकार बाकी सारी यूरोपीय कंपनियों का ये सफाया कर देते हैं, और व्यापारिक भी दृष्टिकोण से इनका एकाधिकार हो जाता है, और राजनीतिक सत्ता पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये सब हम देखेंगे कैसे कैसे। फिर लास्ट में युद्ध सब हम जब सारे कंपनियां पढ़ लेंगे तब हम उनके आपस में युद्ध देखेंगे। और डचों के साथ हमने देखा था कि जो निर्णायक एक बेदरा का युद्ध होता है, उसमें कैसे इन्होंने डचों को हरा दिया। पुर्तगाली तो उस समय तक उनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो ही गई थी, और यहाँ पे पूरे भारत के जो मानचित्र पर बाद में केवल अंग्रेज ही दिखते हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे फ्रांसीसी जो कंपनियों में फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसी कंपनी कैसे आती है, 1664 आती है, और उसके साथ ही हम छोटा सा एक है डेनिस कंपनी, उनका भी देख लेंगे। उसके बाद हम जो है दोनों जो कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियों के बीच आपस में जो झगड़े हुए, क्या भारत पे असर पड़ा, जब भी कोई यूरोप में जो घटना होती थी उसका भारत पे क्या असर पड़ता था, ये सारे हम क्रम से देखेंगे। और जो भी हमने अभी चर्चा की ये सारे इसमें वही सब लिखे हुए हैं, और ये सब आपको देखिए तत्कालीन जो मुग़ल सूबेदार था अजीम उसान था, ये उस समय सूबेदार जो था, और 1200 की वार्षिक बदली, ये सब देखिए, ये सारे अब चर्चा हम कर चुके हैं, और ये सब जो है आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वो आप वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ये सब है, डालेंगे सिक्के को, पुर्तगाली डचों का कैसे उन्मूलन करते हैं, ये सब। तो अभी आज के क्लास बस इतने ही, और कल हम जो मिलेंगे तो उसमें हम यूरोपीय कंपनियों के क्रम में जो पढ़ रहे हैं तो फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, और साथ में डेनिस भी पढ़ लेंगे। तब हमारे यूरोपीय कंपनियों का जो पूरा आगमन और ये उनके बारे में चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर हम आगे की जो कंपनियों की कैसी लड़ाई होती है वो सब हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये जो इस चैनल को आप लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़े तो आपको जो भी ये है, जो भी PDF है वो आपको वहाँ से मैं डाल दूँगी, ये आपको मिल जाएगा। ये है हमारा टेलीग्राम, ये t.me संकल्प 2017, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।